to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अरीना ट्यूटोरियल्स। सो ये पार्ट 2 होने वाला है एनर्जी चैप्टर का। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। उसका लिंक सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग जाइए, वो वाला लिंक को देखिए, मीन्स वो वीडियो को आप लोग देखिए, समझिए, उसके बाद आप लोग ये पार्ट को देखिएगा। ओके, सो पार्ट 1 में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी तक खत्म किए थे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो बच गया था। तो सबसे पहला फॉर्म जो अभी यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, दैट इज केमिकल एनर्जी। तो हम लोग केमिकल एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। देखो केमिकल एनर्जी होता क्या है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आप लोग न्यू हैं तो आप लोगों को साइड में सब्सक्राइब बटन दिखता होगा, आप लोग उसको क्लिक कर दीजिए। साइड में आप लोगों को बेल आइकन भी दिखता होगा, उससे आप लोगों को एकदम फास्टेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो केमिकल एनर्जी। देखो केमिकल एनर्जी होता क्या है, बहुत सिंपल है। जैसे कि अगर हम लोग कुछ बच्चों को पूछते हैं ना कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल एनर्जी, इवन हम लोग भी क्या करते थे ना, ऐसे बोलते थे कि इट इज़ द एनर्जी ऑफ केमिकल्स, ये एनर्जी प्रेजेंट इन केमिकल्स, उसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी। लेकिन ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता है, ठीक है। हाँ, मीनिंग वही है कि एनर्जी जो केमिकल्स में प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एनर्जी। लेकिन लिखते वक्त इतना छोटा तो लिखेंगे नहीं ना हम लोग। सो केमिकल एनर्जी मेनली वो एनर्जी होता है जो कि मैटर में स्टोर्ड होके रहता है। अब मैटर, जैसे कि मैं अगर मैच स्टिक का बात करूं, अगर मैं कोल का बात करूं, अगर मैं बैटरी का बात करूं, मैं फूड का बात करूं, सब तो मैटर है मेनली, ठीक है। सो केमिकल एनर्जी वो एनर्जी होता है जो मैटर में स्टोर्ड होता है। मैटर मतलब मैटर का मतलब तो आप लोगों को पता होगा ना। मैटर के ऊपर मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ क्लास 7 का, आप लोग चाहोगे तो आप लोग देख सकते हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये जो केमिकल एनर्जी है ना, दिस इज द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन मैटर, जो मैटर में स्टोर्ड होके रहता है। एंड दैट कैन बिकम अवेलेबल फॉर वर्क थ्रू केमिकल प्रोसेस। जब भी वो सब्सटेंस में कुछ भी केमिकल प्रोसेस होगा तो हम लोग वो एनर्जी को फिर यूज़ कर सकते हैं। मीन्स वो एनर्जी फिर हम लोग के काम आता है, हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर डूइंग वर्क। सो केमिकल एनर्जी इज द एनर्जी which is stored in matter and that can become available for work through chemical process। अब एक सिंपल तरीका बताती हूँ, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो कि जो केमिकल एनर्जी होता है ना, वो मेनली केमिकल्स में स्टोर्ड होता है। या फिर आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि केमिकल एनर्जी इज़ फाउंड इन केमिकल्स, या फिर वो केमिकल्स में स्टोर्ड होके रहता है। जैसे कि आप लोग कोल ले लो, आप लोग पेट्रोल ले लो, किरोसिन, नेचुरल गैस, ठीक है, जो हम लोग घर में गैस यूज़ करते हैं ना, एलपीजी गैस, नेचुरल गैस, ठीक है। देन हम लोग जो खाना खाते हैं, फूड, बैटरी जो हम यूज़ करते हैं, ये सब के अंदर में हम लोगों को केमिकल एनर्जी मिलेगा। ये सब के अंदर में केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होके रहता है। और हम लोग को कब मिलेगा केमिकल एनर्जी? अब एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर कोल ला दूँगी, आप लोग देखो, अब मैं एक फ़ोटो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये वाला फ़ोटो में आप लोगों को दिखता होगा। अगर मैं कोल का बात करूँगी, ठीक है, किसका बात? कोल का। ये जो कोल है, अभी मेरे को ये कोई एनर्जी नहीं दे रहा है, लेकिन ये जो कोयला है इसके अंदर में क्या प्रेजेंट है? केमिकल एनर्जी। वो केमिकल एनर्जी को हम लोग अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आप लोगों को यहाँ पर पेट्रोल का दिखता होगा फ़ोटो, इधर आप लोगों को किरोसिन का दिखता होगा, ओके। देन फूड इधर है, बहुत सारे आप लोगों को फ़ोटोज़ दिख रहे होंगे ना। तो ये सब में केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होता है। ये सब सब्सटेंस में केमिकल एनर्जी पाया जाता है। अब हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं ये केमिकल एनर्जी को? हम लोग को कैसे मिलेगा बाहर ये केमिकल एनर्जी? जब हम लोग या तो ये सब्सटेंस को बर्न करेंगे। तो यहाँ पर बर्न हम लोग किसको कर सकते हैं? मेनली हम लोग कोयला को, कोल, पेट्रोल, किरोसिन और ये नेचुरल गैस, जब हम लोग इसको बर्न करते हैं नॉर्मली, तब ना क्या होता है, तब वहाँ से एनर्जी मीन्स हम लोग केमिकल एनर्जी तब वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एंड दूसरा जो फूड हम लोग खाते हैं, जो बैटरी हम लोग यूज़ करते हैं, अब बैटरी में भी ना केमिकल होते हैं, ठीक है। अब उसमें भी केमिकल है, मतलब केमिकल एनर्जी भी पाया जाएगा। तो बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी पाया जाता है। खाना जो हम लोग खाते हैं, मैं बताऊँगी उसमें कैसे रहता है केमिकल एनर्जी। तो ये सब में केमिकल एनर्जी पाया जाता है। और वही केमिकल एनर्जी से फिर हम लोग अलग अलग फॉर्म में उस एनर्जी को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले मैं एक यहाँ पर जो मैं एक डायग्राम बना रखी हूँ, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस का डायग्राम है, ठीक है। एकदम शॉर्ट चीज़ें मैं लिख रखी हूँ यहाँ पर। थोड़ा पहले इसको समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे कि देखो यहाँ एक तो प्लांट का मैं बात कर रही हूँ, लीफ खाना बनाता है ना पेड़ में, इसलिए मैं यहाँ पर एक लीफ बना दी हूँ। ये सनलाइट है, सूरज से रोशनी आ रही है, तो सनलाइट या फिर मैं बोल सकती हूँ सोलर एनर्जी, सूरज से सन के लाइट में जो एनर्जी होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं सोलर एनर्जी, या फिर एनर्जी हम लोग को जो सन से मिलता है उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं सोलर एनर्जी। तो इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे करके सोलर एनर्जी लिखती हूँ। अब सूरज से जो सोलर एनर्जी मिलता है, प्लांट क्या करता है, वही सोलर एनर्जी को यूज़ करके फूड बनाता है। अब जब ये फूड बनता है ना पेड़ में, तो वो फूड में केमिकल एनर्जी फिर स्टोर होके रहता है। तो यही सोलर एनर्जी सूरज से जो मिला वही बदल जाता है और केमिकल एनर्जी बन के खाने में प्रेजेंट होता है। और फिर जब हम लोग ये खाना खाते हैं, फूड हमारे बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी के अंदर में तो कितना चेंजेस आता है, केमिकल चेंज फूड में, हाँ कि ना। सो फूड जब हम लोग खाते हैं तो उसमें बहुत सारा केमिकल चेंजेस आता है और केमिकल एनर्जी फिर रिलीज़ होता है, और वही एनर्जी से फिर हम लोग बात कर पाते हैं, हम लोग खेल पाते हैं, हम लोग को जो ताकत मिलता है ना वो केमिकल एनर्जी की वजह से ही मिलता है। केमिकल एनर्जी कहाँ पाया जाता है, फूड में। फूड किससे मिला हम लोग को, लीफ से मिला, और जो लीफ है वो कैसे बनाया फूड को, बाय यूजिंग सोलर एनर्जी, और वही सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल। अच्छा, एक और चीज़, तो यहाँ पर मैं लिखी हूँ द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन फूड। खाने में जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होता है वो कैसे बाहर निकलता है, जब खाने में कुछ केमिकल चेंजेस होगा जो हमारे बॉडी में होता है। और दूसरा, अगर फ्यूल्स का बात करूँ मैं, फ्यूल्स मतलब कोल, पेट्रोल, वो चीज़ें जिनको जलाने से, हीट बर्न करने से ना आगी वागी निकलता है, ठीक है। और अगर मैं फ्यूल्स का बात करूँ तो फ्यूल्स के अंदर में कोल में, पेट्रोल में, किरोसिन में, डीजल में, नेचुरल गैस में, ये सब में जो केमिकल एनर्जी प्रेजेंट होता है वो बाहर कैसे निकलेगा, जब हम लोग उसको बर्न करेंगे। फूड का केमिकल एनर्जी बाहर कैसे निकलता है, जब उसमें केमिकल प्रोसेस होता है हमारे बॉडी के अंदर, तो केमिकल एनर्जी बाहर निकलता है, और उसी एनर्जी से हम लोग अपना डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ लाइक कर सकते हैं। और अगर फ्यूल्स का बात करूँ तो उसका केमिकल एनर्जी कैसे निकलता है, व्हेन दिस फ्यूल्स आर बर्न। ओके, नाउ अभी केमिकल एनर्जी तो ख़त्म हो गया। केमिकल एनर्जी के बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेनली, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग, मतलब इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप लोग इलेक्ट्रिसिटी से, करंट से आप लोग रिलेट कर सकते हो, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज थ्रू अ सब्सटेंस। जैसे कि आप लोग कोई भी कंडक्टर ले लो। अब कंडक्टर का मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। जैसे कि आप लोग आयरन ले सकते हो, लोहा, क्योंकि लोहा से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। आप लोग कॉपर का वायर ले सकते हो, जैसे कि नॉर्मली हम सबके घर में कॉपर के वायर्स यूज़ होते हैं ना, जो तार वार जो लगा रहता है कॉपर का तार होता है वो, ठीक है। जैसे एल्युमिनियम, सिल्वर, ये सब होते हैं अच्छे कंडक्टर्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट पास करवाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए बोल रहा है कि ये वो एनर्जी है जो प्रोड्यूस होता है कब, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं या फिर चार्ज फ्लो करते हैं। अभी अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता है तो आप लोग 7th क्लास के बच्चे लोग, मीन्स 7th क्लास के ही जो मैं वीडियो बनाई हूँ, चैप्टर नंबर 4 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, आप लोग वो वाला वीडियो को फॉलो करो, बिकॉज रिसेंटली मैं बनाई हूँ, उसमें मैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूरा डिटेल्स बताई हूँ, क्या है क्या नहीं। वो चैप्टर का पूरा वीडियोस बन रखा है, अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोगों को उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करता है, और याद रखना कभी भी अगर आप लोग सुनते हो इलेक्ट्रिसिटी का नाम कि इलेक्ट्रिसिटी आ गया, या जो भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो उसका मतलब होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है वो आप लोगों को वो वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मेनली इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो लोग कंडक्टर में फ्लो करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे कंडक्टर बनाई, तार बना दे रही हूँ, ठीक है, ये कंडक्टर है, तो इसमें ना वो इलेक्ट्रॉन्स लोग ऐसे फ्लो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लोग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जिसको चार्ज भी बोला गया है यहाँ पर, उसी की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग को मिलता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ सब्सटेंस। अब मैं ये सब्सटेंस की जगह में कंडक्टर भी लिख सकती हूँ, बिकॉज मैं कंडक्टर का मीनिंग अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर हम लोग कंडक्टर भी लिख सकते हैं, आप लोग कंडक्टर लिखोगे तो बेटर होगा, ठीक है। अभी ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग के घर में जितने भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, जैसे कि मैं बोलूँ हीटर ले लो, अवन ले लो, गीज़र ले लो, आयरन ले लो, और भी कितने सारे चीज़ होते हैं ना, एसी ले लो, कूलर ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो, ये सब चीज़ें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ही चलती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल टू रन ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन आवर हाउस। हमारे घर में टीवी, फ्रीज, वही फ्रीज रेफ्रिजरेटर तो सेम है, टीवी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, फैन, कूलर और आयरन एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, जितने भी चीज़ें हैं वो सब कौन सी एनर्जी की वजह से वो ऑपरेट हो पाते हैं, दैट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो बहुत सिंपल सा है ये सब जो हम लोग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ रहे हैं ना, इसमें से ना उतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है, इन लोगों का डेफिनेशन पूछता है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, बिकॉज पता होना चाहिए, ठीक है ना। अभी द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज लाइट एनर्जी। अब लाइट एनर्जी होता क्या है, अभी आप लोग सब और इवन मैं भी ये पेपर में देख पा रही हूँ ना, मुझे क्लियरली दिख रहा है क्या लिखा है सब चीज़ें, मैं अपने चारों तरफ और आप लोग अपने चारों तरफ, आप लोग जहाँ भी बैठ के वीडियो देख रहे हो आप लोग अपने चारों तरफ देखो, आप लोगों को चीज़ें दिख रही है कि नहीं दिख रहे हैं। सो वो किस वजह से दिख रहे हैं, दैट इज़ ड्यू टू लाइट, वो लाइट की वजह से दिख पा रहा है। और लाइट हम लोगों को कौन देता है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट इज सन। सन हम लोगों को रोशनी लाइट देता है। तो लाइट एनर्जी इज़ दैट एनर्जी जो हम लोगों का विज़न में मदद करता है, देखने में मदद करता है। सो लाइट एनर्जी की वजह से ही हम लोग अभी ये पेज देख पा रहे हैं। सो लाइट एनर्जी इज़ द एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब चीज़ें, ठीक है। अब तो मैं इतनी बार मीनिंग बता दी हूँ ऑब्जेक्ट का, आप लोगों को पता होगा ना ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या होता है। सो लाइट एनर्जी इज़ दैट एनर्जी जिसकी वजह से हम लोग अपने चारों तरफ का ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली या जैसे भी देख पाते हैं। अभी पेपर भी हम लोग उसी वजह से देख पा रहे हैं, ये पेन भी जो आप लोगों को दिख रहा है आप लोग उसी वजह से देख पा रहे हो, लाइट एनर्जी की वजह से। लेकिन हाँ, उसको भी देखने के लिए हम लोगों का आँख होना ज़रूरी है ना, आइज़ बहुत ज़रूरी है। सो हम लोगों का जो आइज़ जो सेंस ऑर्गन है वो हेल्प करता है हम लोगों को टू सी द थिंग्स अराउंड अस, टू सेंस लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को सेंस करने के लिए कौन मदद करता है, आवर आइज। इसीलिए हम लोग अभी ये पेज भी पढ़ पा रहे हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ पढ़ के अभी इसी वजह से पढ़ा पाऊंगी, मेरे पास आँख भी है और यहाँ पर लाइट एनर्जी भी है इसीलिए, ठीक है। अभी कौन कौन सी चीज़ें हम लोग को लाइट एनर्जी देता है वो देखते हैं। तो सबसे बेस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्राइमरी सोर्स है वो है सन। तो सन हम लोग को देता है, मून से भी तो मिल जाता है ना। हाँ, मून खुद से लाइट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन फिर भी चांदनी रात जब होती है नॉर्मली, रात को जब पूरा जब फुल मून होता है उस समय कैसे रोशनी आता है, लाइट एनर्जी आता है कि नहीं आता है। तो यस, हम लोग बोल सकते हैं कि मून से भी हम लोग को लाइट एनर्जी मिलता है। ग्लोइंग बल्ब, जब बल्ब चलता है, चसता है, ठीक है, क्या बोलते हो आप लोग, जब ग्लो करता है, जब हम लोग उसको चालू रखते हैं, ऑन करते हैं, तो तब भी हम लोग को लाइट एनर्जी देखने को मिलता है। फायर फ्लाइज मतलब जुगनू, ठीक है, जिसको हम लोग ग्लो वॉर्म भी बोलते हैं, तो ग्लो वॉर्म से भी हम लोग को लाइट एनर्जी मिलता है। कोल इन द सेंस खाली कोयला नहीं, बर्निंग कोल, ठीक है, जब हम लोग उसको जलाते हैं, कोई भी फ्यूल को आप जलाओगे तो रोशनी मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है ना। तो बस लाइट एनर्जी हम लोग को वहाँ से मिलता है। ऐसे देखोगे तो टॉर्च से भी मिलता है, बिकॉज टॉर्च में बैटरी डालेंगे तो उससे भी लाइट एनर्जी मिलेगा। तो लाइट एनर्जी जिस जिस चीज़ से मिलता है आप लोग लिख सकते हो, लेकिन सन वन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लिखना ज़रूरी है। और इसका और एक तो यूज़ क्या है, जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो लोग तो ये लाइट एनर्जी को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। ये सब तो आप लोग पढ़े हो, आप लोग जब क्लास 6 में मुझे फॉलो कर रहे थे, जो स्टूडेंट्स लाइक अभी इसमें जुड़े हुए हो, फिलहाल जो वीडियो देख रहे हो, आप लोगों को पता है मैं द लीफ चैप्टर बनाई हूँ, बायो का चैप्टर नंबर 1। उसमें हम लोग पढ़े थे ना फोटोसिंथेसिस के बारे में, कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो लोग लाइट एनर्जी, वो लोग वेट करते रहते हैं कब सनलाइट आएगा, तो वो लोग लाइट एनर्जी को यूज़ करके ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो ये है कुछ पॉइंट्स अबाउट लाइट एनर्जी। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज हीट एनर्जी। अभी हम लोग पढ़ेंगे हीट एनर्जी के बारे में। तो हीट एनर्जी तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, बोलूँगी अगर मैं, है कि नहीं। देखो समर के समय कितना हीट एनर्जी रहता है ना, कितना हम लोग को गर्म भी लगता है, बहुत हीट रहता है उस समय, इतना तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। और हीट एनर्जी के ऊपर ना मैं एक चैप्टर बनाई हूँ, मीन्स वीडियो बन चुका है हीट के ऊपर में, आप लोगों का इसी के लिए क्लास 7 के लिए ही, चैप्टर नंबर 5, उसका एक पार्ट बन चुका है, उसका भी शायद 1-2 पार्ट और लगेगा बनने में, लेकिन वो भी जल्दी हो जाएगा। तो वहाँ पर मैं हीट एनर्जी के बारे में बहुत अच्छे से बता रखी हूँ। ओके, सो हीट एनर्जी एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच कॉजेज अ सेंसेशन ऑफ हॉटनेस
और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और कितना उसमें वो कितना ठंडा है, ठीक है। ये जो सेंसेशन होता है ना, दैट इज़ ड्यू टू एनर्जी, दैट इज़ कॉल्ड हीट एनर्जी। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूँगी एक ऑब्जेक्ट है, वो अगर उसमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी, जैसे एग्जांपल सोच लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये पेन है, मैं बोलूँगी कि इसमें बहुत ज़्यादा, अगर सपोज हाँ बहुत इसमें हीट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये बहुत हॉट होगा, और इसके कंपैरिजन एक दूसरा ऑब्जेक्ट रखूँगी मैं और मैं बोलूँगी कि इसमें हीट एनर्जी कम है, जैसे कि ये, इसके कंपैरिजन इसमें हीट एनर्जी कम है, तो ये कम ही हॉट होगा, ये उतना हॉट नहीं होगा, इसमें मीन्स ये थोड़ा ठंडा होगा, ये थोड़ा गर्म होगा, ऐसा होता है, ठीक है ना। आप लोग देखना वो हीट वाला वीडियो, आप लोग समझ जाओगे, वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा बोली हूँ बच्चों, यहाँ पर मैं उतना रिपीट नहीं करूँगी। ओके, सो हीट एनर्जी इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। और एक चीज़, हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि हम लोग मनी ट्रांसफ़र करते हैं ना एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, वैसे ना हीट एनर्जी भी ट्रांसफ़र होता है, लेकिन वो अकाउंट टू अकाउंट नहीं, वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। जब दो ऑब्जेक्ट को हम लोग कांटेक्ट में रखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। कहाँ से कहाँ होगा? वो बॉडी जो बहुत गर्म होगा, जिसमें हीट एनर्जी ज़्यादा है, वहाँ से हीट जाएगा उस बॉडी में जिसमें हीट एनर्जी कम होता है। ये चीज़ भी हम लोग हीट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को पक्का से देखना, बिकॉज अभी नहीं कभी तो पढ़ोगे ना, चैप्टर नंबर 5 आप लोगों का आएगा तो हीट चैप्टर, तो वो आप लोग देख सकते हो, थोड़ा बहुत आप लोग कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर कर सकते हो उसका, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो हीट होता है वो हमेशा फ्लो होता है फ्रॉम अ बॉडी एट हाइयर टेम्परेचर। मतलब एक बॉडी जो बहुत गर्म है, मतलब उसमें बहुत हीट होगा, अगर हॉटर बॉडी है मतलब क्या, बहुत उसमें हीट होगा, तो उस बॉडी से वो कूलर बॉडी की तरफ जाएगा। एग्जाम्पल सोच लो, यहाँ पर एक दो बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये दो बॉडी है, और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ हॉटर बॉडी, और ये है कूलर बॉडी, और दोनों को मैं ऐसे कनेक्ट कर दी हूँ। ओके, दोनों को मैं कनेक्ट कर दी हूँ। अभी ये हॉटर बॉडी है, मतलब इसमें बहुत बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी है, मोर हीट है, और यहाँ पर कूलर है, मतलब इसमें हीट है लेकिन कम है। तो जब मैं ये दोनों ऑब्जेक्ट को, एक हॉटर और एक कूलर बॉडी को कांटेक्ट में लाऊंगी, तो हीट हमेशा फ्लो होता है हॉटर बॉडी से कूलर की तरफ। जहाँ पर ज़्यादा हीट है वहाँ से वो जाता है उस बॉडी की तरफ जहाँ पर कम हीट होता है। एग्जाम्पल, एक और सिंपल सा एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। देखो, जैसे कि एक कप है, एकदम गरम गरम उसमें कॉफ़ी है, ठीक है, कप में एकदम गरम गरम कॉफ़ी है, यहाँ पर कॉफ़ी है, आप लोगों का गलती से ऐसे हाथ इसमें, मतलब फिंगर आप लोगों का उसमें डिप हो गया गलती से, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है गरम गरम कॉफ़ी को, या फिर आप लोग कप का बाहर वाला साइड देख लो, अगर आप लोग इसको पकड़ते हो, इसको टच करते हो, तो कैसा लगता है? एकदम गरम लगता है। क्यों लगता है बताऊं? देखो, ये जो कॉफ़ी जो है ना इस कप में, इसमें कॉफ़ी बहुत गर्म है, मतलब उसमें मोर हीट एनर्जी है, उसमें बहुत हीट एनर्जी है, और हम लोग का बॉडी, हम लोग का हाथ में लेस हीट होता है, ठीक है। तो जब हम लोग छूते हैं उस कॉफ़ी को या उसको, जिसको भी, अगर आप लोग कप को छूते हो तो आप लोग को गर्म लगता है, मतलब यहाँ से हीट आप लोगों के हाथ में इस तरफ ट्रांसफ़र होता है, इस तरफ फ्लो होता है, इसीलिए हम लोगों को गर्माहट लगता है। आई होप ये चीज़ तो आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, मैं जो बोलने का कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सो हीट एनर्जी आप लोग याद रखना, ये हमेशा फ्लो करेगा कब? जब एक बॉडी के पास ज़्यादा हीट एनर्जी होगा, तो वहाँ से वो लोअर एनर्जी की तरफ फ्लो करेगा, मीन्स उस बॉडी की तरफ जिसमें लोअर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होता है। अभी ये प्रोड्यूस कैसे होता है? हाउ इज हीट एनर्जी प्रोड्यूस? तो ऑब्वियसली अगर आप लोग कोई भी चीज़ को बर्न करोगे, जैसे कि फ्यूल्स को जलाओगे, पेट्रोल जलाओगे, कोयला जलाओगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, जब आप लोग फ्यूल्स को बर्न करोगे तब गर्माहट आगे निकलता है कि नहीं निकलता है? हीट एनर्जी, यस। तो हीट एनर्जी कब प्रोड्यूस होगा? जब हम लोग कोई भी फ्यूल को बर्न करेंगे, जब हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑपरेट करते हैं, जैसे कि आप लोग अगर आयरन आप लोग प्रेस करना है, ठीक है, अवन यूज़ कर रहे हो, तो वो आप लोग स्विच ऑन करोगे, जब उसको यूज़ करते हो तो वो गर्म होता है कि नहीं? हीटर कैसे गर्म हो जाता है? होता है ना। तो हीटर को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो हीट एनर्जी निकलता है। इंडक्शन में भी देखना कितना हीट एनर्जी निकलता है, अवन, आयरन, ये सब में हीट एनर्जी से ही काम होता है, इसीलिए इसको वैसा बनाया गया है। तो हीट एनर्जी से देखो कितने सारे चीज़ रन होते हैं, कितने सारे चीज़ों का काम हीट एनर्जी से होता है, और हीट एनर्जी की वजह से ही वी आर एबल टू कुक आवर फूड। जो हीट होता है उसी की वजह से हम लोग खाना को कुक कर सकते हैं, अदरवाइज़ खाना एकदम हम लोगों का पकेगा नहीं और वो टेस्टलेस लगेगा।
एंड एक और इसका एडवांटेज है, हीट एनर्जी से हम लोग अपने बॉडी को वार्म रख सकते हैं। ऑब्वियसली हम लोग अपने बॉडी को क्या रख सकते हैं, वार्म रख सकते हैं। कब, मेनली ड्यूरिंग विंटर्स। और आप लोगों को इतना पता होगा कि पहले के समय में अर्ली ह्यूमन बींग्स वो लोग क्या करते थे, मतलब हीट, आगी से, फायर की मदद से, बिकॉज फायर अगर मैं बोल रही हूँ तो समझ जाओ हीट एनर्जी का बात कर रही हूँ, उससे वो लोग एनिमल्स को दूर रखते थे, अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे वो लोग। तो हीट एनर्जी का देखो कितना सारा यूजेस है, कितना सारा। द नेक्स्ट टॉपिक इज साउंड एनर्जी। अभी का जो टॉपिक है वो है साउंड एनर्जी। अब साउंड एनर्जी क्या होता है, तो साउंड एनर्जी वही एनर्जी का बात कर रहे हैं हम लोग, जो कि अभी आप लोग सुन पा रहे हो, मेरा आवाज़, एक दूसरे का आवाज़, आप लोग घर में बात करते हो कि जो भी, तो जो साउंड, आवाज़ का बात हो रहा है, वो एनर्जी को हम लोग बोलते हैं साउंड एनर्जी। तो साउंड एनर्जी वो एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस्ड होता है कब, जब हम लोग कोई बॉडी में ऐसे फोर्स मारते हैं और वो बॉडी वाइब्रेट होता है। वाइब्रेटिंग बॉडी हमेशा आवाज़ प्रोड्यूस करता है। अभी हमारे बॉडी में हम लोग के जो गला है वहाँ पर वॉइस बॉक्स है। अगर आप लोग अपना हाथ रखोगे वॉइस बॉक्स की तरफ और अगर आप लोग कुछ बोलोगे तो वो कैसे वाइब्रेट करता है, आप लोग ट्राई करो, आप लोगों को फील होगा। हाँ, गला के में हाथ रख के कुछ भी बोलोगे तो वो वाइब्रेट कर रहा है। तो वाइब्रेटिंग बॉडी हमेशा साउंड प्रोड्यूस करता है और उस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी। अब जैसे कि आप लोग ड्रम को कंसिडर कर सकते हो, आप लोग तबला कंसिडर कर सकते हो। जैसे कि सोच लो, ड्रम का जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होता है, तबला का जो ऐसे स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होता है, उसको जब हम लोग ऐसे हाथ से मारते हैं तो वहाँ पर हम लोग उसको जब स्ट्राइक करते हैं ना तो वो वाइब्रेट होता है। और वो वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट मतलब आप लोग पढ़े हो, आप लोग सेकंड चैप्टर का जो मैं वीडियो बनाई हूँ वाइब्रेशन, ठीक है, आप लोगों को मैं पढ़ाई हूँ मोशन के ऊपर में चैप्टर जो है, आप लोग उसको भी देखना, उसमें आप लोग समझ जाओगे। ओके, सो जब भी हम लोग तबला या ड्रम ये सब चीज़ों को जब हम लोग उनका फ्लैट जो मेम्ब्रेन होता है ना, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जब हम लोग उसको ऐसे स्ट्राइक करते हैं तो वो मेम्ब्रेन ऐसे वाइब्रेट होता है, ठीक है। और वाइब्रेट होने से ही आवाज़ सुनाई देता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ लिखी हूँ, स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार। गिटार का जो स्ट्रिंग्स होता है ना, वो पतले पतले स्ट्रिंग्स, तार जैसे होते हैं, उसको जब हम लोग प्लग करते हैं तो प्लग करने से भी वो वाइब्रेट होता है, इसीलिए वहाँ से बहुत जोरदार आवाज़ प्रोड्यूस होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप लोग स्ट्राइक करोगे और वो वाइब्रेट करेगा तो वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होता है और उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड एनर्जी। अब जैसे कि अगर हम लोग अपने बॉडी का बात करें तो जैसे कि सोच लो, अभी बाहर से साउंड आता है, ठीक है, ये हम लोग का कान है, ये आउटर ईयर है जिसको हम लोग पिन्ना भी बोलते हैं, ठीक है। आउटर ईयर, बाहर का जो कान होता है ना, जो हम लोग को दिखता है नॉर्मली, एक्सटर्नल जो अपीयरेंस होता है कान का, ईयर का, उसको हम लोग पिन्ना बोलते हैं। अच्छा, अभी साउंड, आवाज़, साउंड एनर्जी हर जगह से एंटर करता है हमारे कान में। हम लोग का जो कान होता है ना, आप लोग क्लास 10 में पढ़ोगे इसके बारे में, शायद आप लोगों का क्लास 9 में भी आ जाए या क्लास 8 में भी आ जाए, डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो जो साउंड एनर्जी है ना, वो ये जो कान हम लोग का वैसे बना हुआ है, वो हर जगह से साउंड एनर्जी को कलेक्ट करता है और ये बीच में एक तो कैनाल जैसा होता है, ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं इसको, ठीक है। मैं नाम नहीं लिखी हूँ बिकॉज अभी तो नहीं है आप लोगों का उतना। यहाँ से ये आवाज़ जाता है और हम लोग के कान में ना कान का पर्दा होता है, इसको हम लोग ईयर ड्रम बोलते हैं, ईयर ड्रम। वो जाके, वो एनर्जी जाके ईयर ड्रम में टकराता है। जब वो एनर्जी जाके ईयर ड्रम में टकराता है, जो हम लोग जो साउंड का बात कर रहे हैं, जब वो कान के पर्दे में टकराता है तो कान का पर्दा भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट होता है, ठीक है। वो हम लोग को फील नहीं होता है लेकिन वो भी ऐसे वाइब्रेट होता है और हम लोग को फिर साउंड सुनाई देता है। इसीलिए बोलते हैं हम लोग कि हम लोग का कान का पर्दा, कि देखना किसी का फट जाता है तो बोलते हैं ना बहरा हो जाएगा, कान में कुछ भी मत डालो क्योंकि कान का पर्दा फट जाएगा, ईयर ड्रम में नुकसान होगा, सुनाई नहीं देगा। तो क्यों? बिकॉज ईयर ड्रम जो है कान का पर्दा, वहाँ पर जब साउंड एनर्जी स्ट्राइक करता है तो हम लोग को साउंड सुनाई देता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को सही सही सुनना है तो अपना ईयर ड्रम को सही रखो, कुछ भी फॉरेन मटेरियल कुछ भी डालो मत कान में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मैग्नेटिक एनर्जी। अब ये मैग्नेटिक एनर्जी क्या होता है? तो मैग्नेटिक एनर्जी यहीं से मिल जाएगा आंसर, ये चुंबक का एनर्जी का बात कर रहा है। तो द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन मैग्नेट, चुंबक में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। ये जो एनर्जी है मैग्नेटिक एनर्जी, इसकी वजह से जो मैग्नेट्स होते हैं वो लोग अपना काम कर पाते हैं। मैग्नेट में मैग्नेटिक एनर्जी होता है और चुंबक क्या करता है? चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, जैसे कि आयरन को करेगा, कोबाल्ट को करेगा, ये सब चीज़ों को वो क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है ना। और एक मैग्नेट दूसरा मैग्नेट को कभी कभी रिपेल भी करता है, धक्का भी देता है, दूर भी वो लोग एक दूसरे को फेंकते हैं। तो ये सब जो काम है
ये सब जो काम है ये सब मैग्नेट करता है ड्यू टू मैग्नेटिक एनर्जी विच इज स्टोर्ड इनसाइड मैग्नेट। तो मैग्नेटिक एनर्जी इज द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन मैग्नेट। और उसी की वजह से मैं तो यहाँ पर एक ही सिंपल अट्रैक्शन वाला पॉइंट लिखी हूँ, ठीक है। उसी एनर्जी की वजह से मैग्नेट्स क्या करते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि आयरन, निकल, ये सब को अट्रैक्ट करते हैं। अभी इसमें देखो इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? सो न्यूक्लियर एनर्जी, अब आप लोग न्यूक्लियस का नाम सुने हो, अगर आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो देखे हो तो आप लोग न्यूक्लियस का नाम तो सुने होंगे, जो कि एटम के अंदर में सेंटर में पाया जाता है। तो हम लोग वही न्यूक्लियस का बात करें। न्यूक्लियर वर्ड आया मतलब रिलेटेड विथ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग किसको बोलते हैं? देखो ये भी एक टाइप का एनर्जी है, बहुत ही खतरनाक एनर्जी होता है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी जैसे कि सोच लो आप लोगों के पास एक एटम है, एटम जो कि एलिमेंट्स में पाया जाता है, ठीक है। एटम के अंदर भी न्यूक्लियस होता है ना, तो मैं यहाँ पर गोल करके न्यूक्लियस बना दी हूँ। तो मैं यहाँ पर उसी हिसाब से न्यूक्लियस बना दी हूँ। सोच लो एक ठो न्यूक्लियस है और वो न्यूक्लियस स्प्लिट हो रहा है, मतलब टूट रहा है, और टूट के वो दो या दो से ज़्यादा जो भी वो न्यूक्लियस छोटे छोटे या फिर जैसे भी, आप लोग को इतना याद रखना है कि न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियस टूटता है। न्यूक्लियस टूट के दो या दो से ज़्यादा वो नए नए न्यूक्लियस बना रहा है, नए नए न्यूक्लियस बना रहा है। या फिर दो न्यूक्लियस या दो एटम लोग कंबाइन कर रहे हैं, मिल रहे हैं, दो न्यूक्लियस कंबाइन करके एक तीसरा न्यूक्लियस बना रहे हैं, एक नया न्यूक्लियस बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये काम हो रहा है कि ये एटम एक जगह में एटम का न्यूक्लियस टूट रहा है और दूसरी जगह में एटम के अलग मीन्स अलग अलग जो न्यूक्लियस हैं वो लोग कंबाइन कर रहे हैं। तो ये दोनों प्रोसेस में ना लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, रिलीज होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। क्या है दोनों प्रोसेस? इसमें एक एटम का न्यूक्लियस स्प्लिट हो रहा है और अलग अलग मतलब न्यू न्यूक्लियस बना रहा है। दूसरा केस में दो न्यूक्लियस या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस लोग फ्यूज हो रहे हैं, मतलब कंबाइन होके एक नया न्यूक्लियस बना रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड रेडिएशन। हीट एनर्जी और रेडिएशन के फॉर्म में, वो जो अल्फा बीटा गामा मीन्स रेडिएशन ऐसे चीज़ होते हैं ना जो कि हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है, हार्मफुल होते हैं। जो मेनली कब निकलते हैं बताऊं? एटम बम या फिर वो जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स कुछ भी होते हैं ना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, आप लोग सुने होंगे बहुत सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो कि बॉम्ब बनाने में यूज़ होते हैं। और जब बॉम्ब फटता है तो कैसा होता है, दिक्कत होता है ना। और आप लोग सुने होंगे ना जापान में हिरोशिमा नागासाकी, वहाँ पर एटम बम जब ड्रॉप किया गया था तो वहाँ पर कितना रेडिएशन फैला था, जिससे लोगों का आँख मेल्ट होना और कितना कितना वो लोग लाइक एकदम हैंडीकैप बच्चे अभी भी वहाँ पर, जब भी न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं वो लोग हैंडीकैप ही होते हैं, ऐसे तो देखो बोलते हैं ना सब, तो वो सब रेडिएशंस की वजह से होता है, ठीक है। एटम बॉम्ब में ये सब सब्सटेंस को यूज़ किया जाता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी बहुत डेंजरस होता है। न्यूक्लियर एनर्जी को मेनली एटम बॉम्ब जब बनाते हैं ना तो मीन्स वहाँ पर ये यूज़ होता है, निकलता है। जब बॉम्ब फटता है तो न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड रेडिएशन। और एक और चीज़ है, बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियर प्लांट बोलते हैं। अब प्लांट का मतलब यहाँ पेड़ नहीं है, ठीक है, जैसे कि कहीं पर थर्मल प्लांट होता है ना, कहीं पर कुछ और प्लांट होता है फैक्ट्री जैसा, ठीक है। वैसे ही जो न्यूक्लियर प्लांट करके एक प्लांट होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी का काफ़ी यूज़ होता है। मीन्स वहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी लाइक ये सब प्रोसेस किया जाता है और जो एनर्जी निकलता है उसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। उस एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि खाली इसको बॉम्ब वॉम्ब बनाने में ही काम करते हैं, लाते हैं, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। आजकल तो कितना कुछ जनरेट कर सकते हैं कि नहीं, बट मेनली बुक में जो दिया है इलेक्ट्रिसिटी का बात किया है, कहीं पर भी बॉम्ब वॉम्ब का नहीं दिया है, वो कभी और देगा, कहीं और आप लोग पढ़ोगे। तो आप लोगों को याद रखना है कि न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो वही पॉइंट को मैं यहाँ पर लिख दी हूँ। अभी जो नेक्स्ट है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब देखो, अब आप लोग एक चीज़ याद रखो
कि जो एनर्जी है ना, बहुत अलग अलग टाइप के एनर्जी, जैसे कि केमिकल एनर्जी पढ़े, लाइट पढ़े, साउंड एनर्जी पढ़े और काइनेटिक एनर्जी पढ़े, पोटेंशियल एनर्जी पढ़े, हम लोग कितना सारा एनर्जी पढ़े। तो ये जितने भी एनर्जी होते हैं ना, ये सब हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलते रहते हैं। मीन्स केमिकल एनर्जी कभी बदल जाएगा आपका किस में, हीट एनर्जी में, या फिर केमिकल एनर्जी आप लोगों का कभी बदल जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या कितने सारे अलग अलग फॉर्म में ऐसा होता है। एनर्जी लोग ना सिर्फ अपना रूप बदलते रहते हैं, आप लोग बोल सकते हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। नेशन आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मीन्स द चेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, या द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो बदलता रहता है, कन्वर्ट होता रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब हम लोग यहाँ पर एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस में कैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग पढ़े हैं ना कि फोटोसिंथेसिस में मेनली लाइट एनर्जी इन द सेंस सोलर एनर्जी भी यहाँ लिख सकते हो, पर मैं यहाँ लाइट एनर्जी लिखी हूँ। सूरज की जो रोशनी रहती है, ठीक है, लाइट एनर्जी जो हम लोग को मिलता है या सोलर एनर्जी, वो कन्वर्ट होता है किसमें, केमिकल एनर्जी में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में खाना बनता है, मैं आप लोगों को पीछे बताई हूँ। लाइट एनर्जी बदलता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो जो फूड जो बनता है ना पेड़ में, उसमें केमिकल एनर्जी प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर स्टोर्ड इन डैम। डैम में जो पानी स्टोर्ड होके रहता है, इसका मैं एक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बताती हूँ। तो डैम में क्या होता है, वाटर स्टोर्ड इन डैम, डैम में ना यहाँ पर पानी स्टोर्ड होता है और वो बहुत हाइट में होता है। पानी जो डैम में स्टोर होके रहता है ना, वो काफ़ी हाइट में स्टोर्ड होके रहता है। तो आप लोग पढ़े हो, अगर एक ऑब्जेक्ट काफ़ी हाइट में है तो उसमें कौन सा एनर्जी रहता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन बुक में ना सिंपली लिखा है कि वाटर जो कि स्टोर्ड होता है डैम में, उसमें रहता है पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल लिखने का दरकार नहीं है। वाटर जो कि स्टोर्ड होता है कहाँ पर, डैम में, उसमें कौन सा एनर्जी प्रेजेंट होता है, पोटेंशियल, नॉट पोटेंशियल एनर्जी। अभी ये जो पोटेंशियल एनर्जी पानी में है, जब पानी नीचे की तरफ आता है तो पानी एकदम स्पीड से आता है, मोशन में आ जाता है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये बदलता है काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि वाटर पूरा मोशन, पूरा स्पीड से अभी फ्लो करता है। तो जब पानी नीचे की तरफ गिरता है एकदम स्पीड से, तो उसके पास आ जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो ये कहाँ से आया, ये पोटेंशियल एनर्जी से आया। वो पोटेंशियल एनर्जी पूरा बदल गया काइनेटिक एनर्जी में। देखो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी पानी का बदला किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, जब पानी गिर रहा था। फिर ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो पानी गिरता है ना, ये टरबाइन का ब्लेड्स को ऐसे रोटेट करता है, फिर उसी से वहाँ पर ऐसे कनेक्शन दिया रहता है, जहाँ पर वो ब्लेड्स घूमता है तो वहाँ पर जो जनरेटर्स होते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। पूरा डिटेल में मैं नहीं बता रही हूँ, एकदम सिंपली, जैसे कि आप लोगों को सिंपल तरीके से समझ में आ जाए, आप लोगों को याद हो जाए कि यहाँ पर कौन सा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहले वाटर जब हाइट में स्टोर्ड होता है तो इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, व्हेन इट फॉल्स पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी, देन दैट काइनेटिक एनर्जी, वो जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या करता है, उसको यूज़ करके ये जो टरबाइन का जो ब्लेड होता है ना, उसको हम लोग रोटेट करते हैं, मीन्स वो रोटेट करवाया जाता है। फिर विद द हेल्प ऑफ जनरेटर वहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, जिसको मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोल सकती हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोल सकती हूँ। तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो हम लोगों को यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है वो देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ना, इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बोलेंगे, बिकॉज पानी के थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसको याद रखना, अगर पानी से वाटर को यूज़ करके आप लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, जो यहाँ होता है हीराकुद डैम का जो है, तो यहाँ पर भी वही काम होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ही हम लोगों को मिलता है। इसीलिए इसके लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वाटर स्टोर्ड इन डैम। यहाँ पर मैं सिंपल सा लिखी हूँ, वहाँ पर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो आप लोग को लिखना है। पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, फिर उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये आप समझ गए होंगे। अभी बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स का मतलब कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सब, जिसको हीट करने से गर्म या जलाओगे तो हीट एंड लाइट एनर्जी मिलता है। तो जब भी हम लोग फ्यूल्स को हीट करते हैं तो कौन सा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कौन सा एनर्जी किस में बदलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग पढ़े हैं ना, जो फ्यूल्स होते हैं उनमें केमिकल एनर्जी प्रेजेंट होता है, उनमें स्टोर्ड होता है। तो जब हम लोग उसको हीट करते हैं, जब हम लोग फ्यूल्स को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वो केमिकल एनर्जी बदल जाता है हीट एंड लाइट एनर्जी में। तो मैं यहाँ सिर्फ हीट लिखी हूँ,
लाइट भी लिख देते हैं। आप लोगों को PDF में ये लाइट एनर्जी नहीं आप लोगों को दिखेगा, बट आप लोग मेंशन कर देना, ठीक है। सो हीट एंड लाइट एनर्जी दोनों मिलता है। आप लोग खुद सोचो, जब आप लोग अगर लकड़ी भी जलाओगे, ठीक है, आप लोग कोल जला रहे हो, वुड जला रहे हो, तो उसमें तो केमिकल एनर्जी प्रेजेंट होता है। तो केमिकल एनर्जी से हम लोग को कौन सा एनर्जी मिलता है? लकड़ी या कोयला जलाने से क्या होता है? हीट एनर्जी पहले मिलता है, गर्माहट, और दूसरा क्या मिलता है? लाइट एनर्जी, रोशनी होता है ना। इसीलिए हम लोग को वही लिखना है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। मैं यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने मन से भी लिखी हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स में दिखा सकूँ, ठीक है। अब रेस्पिरेशन देखो, रेस्पिरेशन का मतलब सबको पता होगा, हम लोग के बॉडी में जो फूड ऑक्सीडाइज होता है जिसकी वजह से हम लोग को एनर्जी मिलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो देखो रेस्पिरेशन मतलब खाना से रिलेटेड है ये। फूड में कौन सा एनर्जी होता है? केमिकल एनर्जी। वही केमिकल एनर्जी में चेंजेस होते हैं तो क्या एनर्जी मिलता है हम लोगों को? हीट एनर्जी मिलता है। और उसी हीट एनर्जी से हम लोग अपना डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तभी तो मैं इतना जोर जोर से बोल के आप लोगों को पढ़ा पा रही हूँ, क्योंकि मेरे बॉडी में रेस्पिरेशन हुआ होगा और ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखो, लाइटनिंग ऑफ अ मैच स्टिक। अब मैच स्टिक का मतलब होता है माचिस, ठीक है। अगर हम लोग देखो बच्चों, इसको साइड करते हैं, ये है मैच स्टिक, ठीक है। अभी ये जो मैच स्टिक है ना, ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसमें केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। साथ साथ में ये जो पार्ट दिख रहा है, इसमें भी केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम लोग इसको ऐसे, अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे रब करवाऊंगी इस टाइप से, ठीक है, तो क्या होगा? ये जलेगा। तो यहाँ पर इसमें जो केमिकल प्रेजेंट है, मैच स्टिक में जो केमिकल प्रेजेंट होता है, जब मैं इसको जलाऊंगी, ठीक है, तो वो वाला केमिकल एनर्जी जो इसमें प्रेजेंट है वो कौन से अलग एनर्जी में कन्वर्ट होगा? वो आप लोग देखो। अभी ये देखो, जब हम लोग इसको जलाए तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल रहा है? ये हीट एनर्जी मिल रहा है ना, गर्माहट, ऑब्वियसली ये गर्म है, आगी है, हाँ कि ना। और दूसरा लाइट एनर्जी, रोशनी मिलता है। तो हम लोग कभी भी ऐसे मैच स्टिक को अगर मैं जलाऊंगी या आप लोग जलाओगे तो हम लोग को अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर इसमें जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हुआ हीट एनर्जी में एंड लाइट एनर्जी में। इसको आप लोग याद रखना। इसको आप लोग मत करना, बच्चे हो आप लोग, हाथ तो जल जाएगा, दिक्कत होगा, ओके ओके। इसीलिए देखो मैं यहाँ पर लिखी हूँ, लाइटिंग ऑफ अ मैच स्टिक। जब भी हम लोग मैच स्टिक को जलाते हैं तो वहाँ पर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है हीट एंड लाइट एनर्जी में। अब इलेक्ट्रिक बल्ब, अब आप लोगों को पता है, आप लोग जहाँ बैठे होगे आप लोगों के रूम में भी बल्ब जलता होगा ना, ऑब्वियसली, या ट्यूबलाइट जलता होगा या CFL या LED जो भी जलता होगा। तो वहाँ पर कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ है? तो बच्चों इलेक्ट्रिक बल्ब वो जल रहा है किसकी वजह से? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से, हाँ कि ना। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है लाइट एंड हीट एनर्जी में। जब भी बल्ब जलता है तो रोशनी मिलता है और वो देखना गर्म भी हो जाता है, हीट भी प्रोड्यूस होता है वहाँ पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल बल्ब जो होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, वो लोग कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एंड लाइट एनर्जी में। अब है नेक्स्ट लाउड स्पीकर। अब लाउड स्पीकर का मीनिंग आप सबको पता है, लाउड स्पीकर क्या है। अगर नहीं पता है तो देखो मैं यहाँ पर फोटो दे दी हूँ, ये है लाउड स्पीकर। सो लाउड स्पीकर में भी एनर्जी का कन्वर्जन होता है, देखने को मिलता है। वो भी ऑपरेट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से, लाउड स्पीकर। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोगों को कौन सा एनर्जी मिलता है? अब लाउड स्पीकर जब हम लोग यूज़ करते हैं तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ सुनाई देता है कि नहीं देता है? देता है। और लाउड स्पीकर कैसे चलाते हैं? उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसके लिए, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी मिलता है, बिकॉज बहुत आवाज़ प्रोड्यूस होता है ना, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पर क्या क्या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कौन सा फॉर्म किस में हुआ? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ साउंड एनर्जी में। सिमिलरली एक्सप्लोजन ऑफ अ क्रैकर, फायर क्रैकर मतलब पटाखा का बात हो रहा है यहाँ पर, फायर क्रैकर जब हम दिवाली में फोड़ते हैं ना। अब देखो, अब अगर मैं कोई भी पटाखा का बात करूँ, ठीक है, आप लोग जो भी बॉम्ब जो भी फोड़ते हो उसमें रहता है केमिकल एनर्जी। क्या रहता है? केमिकल एनर्जी, बिकॉज केमिकल प्रेजेंट है उसमें, तो केमिकल एनर्जी होगा। जब आप लोग उसको जलाते हो तो एक तो बहुत ज़ोर से आवाज़ होता है, तो साउंड एनर्जी होगा, फिर हीट भी निकलता है ना आगी जैसे, यस, और तीसरा लाइट निकलता है, रोशनी भी निकलता है। तो ये 3 एनर्जी में वो कन्वर्ट होता है। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ? हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी में। अब नेक्स्ट है टेलीविज़न, टीवी। हम लोग जब टीवी ऑन करते हैं, ठीक है, टीवी ऑन करते हैं तो टीवी किसकी वजह से चलता है? कौन सी एनर्जी की वजह से?
ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से। और टीवी ऑन करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है ये कन्वर्ट होता है लाइट एंड साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एंड साउंड एनर्जी, आवाज़ आता है कि नहीं आता है, आता है ना, तो इसमें कन्वर्ट होता है। अच्छा, आप लोगों के बुक में एक और एग्जाम्पल दिया है, शायद मैं लिखना भूल गई, वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोग सुन लो। व्हेन अ कार इंजन रन्स, मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, बेटर होगा। ओके, व्हेन अ कार इंजन रन्स, जैसे कि नॉर्मली जब भी कार चलता है, ठीक है, तो नॉर्मली जो भी व्हीकल्स होते हैं दे रन विद द यूज ऑफ व्हाट, फ्यूल्स, जैसे कि डीजल हो गया, पेट्रोल, मेनली पेट्रोल हो गया, ठीक है, और बड़े बड़े जो व्हीकल्स होते हैं डीजल से चलते हैं, ये सब चीज़ें। तो व्हेन अ कार इंजन रन्स, तो वहाँ पर जैसे कि सोच लो, मैं पेट्रोल का एग्जांपल लेती हूँ, अगर हम लोग पेट्रोल को कंसिडर करेंगे, सो पेट्रोल में केमिकल एनर्जी प्रेजेंट होता है, वो फ्यूल है, तो क्या प्रेजेंट होगा, केमिकल एनर्जी प्रेजेंट होगा। अगर अभी आप लोग एक चीज़ को पूरा याद रख लो, अगर हम लोग फ्यूल्स का बात करते हैं, अगर आप लोगों को एग्जांपल में फ्यूल्स देखने को मिलेगा, फ्यूल्स इन द सेंस जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, जिसको जलाने से ना हीट एंड लाइट मिलते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें। आप लोग वुड भी कंसिडर कर सकते हो उसमें। अगर फ्यूल्स का बात होता है ना, तो याद रखना उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होता है, ये चीज़ को तो आप लोग याद रख लो, उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर होता है। तो कार वार के इंजन में हम लोग नॉर्मली मीन्स जब कार और को जब हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें जो फ्यूल होता है, अगर वो फ्यूल हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी तो केमिकल एनर्जी होगा ना। सो व्हेन अ कार इंजन रन्स, केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल, फ्यूल में जो केमिकल एनर्जी प्रेजेंट है वो किस में बदलता है। सबसे पहले देखो, कार जब चलता है, कार चल रहा है तो वो मोशन में आया, मोशन में आया मतलब काइनेटिक एनर्जी आएगा कि नहीं, तो देखो काइनेटिक एनर्जी आया, फिर उसका इंजन गर्म भी हो जाता है तो हीट एनर्जी, और तीसरा आवाज़ भी होता है ना, तो साउंड एनर्जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं मैं कैसे भूल गई इसको लिखना, बट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये का, इसका ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन पक्का से आता है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एनर्जी जो हम लोग जितना भी एनर्जी का बात पढ़े, हम लोग जब बात किए, डिस्कस की, सब एनर्जी का बात हो रहा है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हम लोग ना एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी ना कभी क्रिएट हो पाता है ना कभी डिस्ट्रॉय हो पाता है, हमेशा एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते हो कि जैसे कि हम लोग डैम का एग्जांपल देखे थे ना, ऊपर स्टोर था पानी डैम के ऊपर में, तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी था, जब वो नीचे आया, जब गिर रहा था पानी, तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर पानी के पास आ गया। इसका मतलब ये नहीं था कि पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, नहीं, वो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। याद आया ना आप लोगों को? वही चीज़, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड और चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, मतलब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है पर वो कभी भी डिस्ट्रॉय या हम लोग उसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं। एक और पॉइंट जो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द सम टोटल ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑल द काइंड, मतलब आप लोग जो भी एनर्जी को कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, अगर सोच लो जैसे कि कोई भी आप लोग एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हो जिसमें 2 एनर्जी या 3 एनर्जी इन्वॉल्व है, तो वो पूरे एग्जाम्पल में कोई भी पॉइंट में अगर आप लोग देखोगे, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा है, तो वो उसका मोशन हो गया, इसका जर्नी हो गया ऐसे, ठीक है, तो कोई भी पॉइंट में अगर आप लोग वो तीनों एनर्जी, अगर 3 एनर्जी को आप लोग कंसिडर कर रहे हो, जैसे कि ऐसे करके एक बॉडी इस टाइप के मोशन में वो जा रहा है, और इस यहाँ पर सोच लो 3 एनर्जी इन्वॉल्व है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, नॉर्मली मैं बोल रही हूँ 3 टाइप के एनर्जी यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो कोई भी पॉइंट में आप लोग अगर तीनों एनर्जी को प्लस करके देखोगे, ये पॉइंट में वो तीनों एनर्जी का वैल्यू को प्लस करना, ये पॉइंट में तीनों एनर्जी का वैल्यू को प्लस करना, ये पॉइंट में कहीं पर भी, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, हर पॉइंट में एनर्जी का वैल्यू सेम आ रहा है, कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है। मेरा एक्चुअली बोलने का मतलब ये था, ये जो पॉइंट का मीनिंग जो मैं बता रही हूँ ना, वो इससे रिलेटेड बता रही हूँ। द सम टोटल ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑल द काइंड, जितने भी काइंड ऑफ एनर्जी है जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, उनका सम टोटल जब हम लोग उनको प्लस करते हैं, पूरी तरह से जब हम लोग उनको प्लस करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि उनका वैल्यू कभी भी नहीं बदलता, वो कांस्टेंट होता है, मतलब आंसर सेम आएगा। अगर एक जगह 2 जूल आएगा, यहाँ भी 2 जूल, यहाँ भी 2 जूल, यहाँ भी 2 जूल। अब आप लोग सोचते हो कि मैडम जूल क्या बोल रही है, तो जूल होता है यूनिट ऑफ एनर्जी ना, आप लोगों को याद आ गया होगा, जूल होता है यूनिट ऑफ एनर्जी।
अब इसका एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन आता है तो आप लोगों को ये लिखना पड़ेगा। अब इसका 2 एग्जाम्पल्स दिया है कि कैसे एनर्जी कैसे कंजर्व्ड होके रहता है। बहुत सिंपल है, देखो। सबसे पहला, सपोज एक तो बॉडी है, वो ये ग्राउंड में बनाई हूँ, ठीक है, ज़मीन। वो बॉडी ज़मीन से h हाइट के डिस्टेंस में, मतलब ये जो मैं h लिखी हूँ ना, वो डिस्टेंस है ये बॉडी का ज़मीन से, मतलब इतना ऊंचाई में एक बॉडी है h हाइट में। सपोज ये बॉडी अभी ऊपर से नीचे गिरेगा, ऊपर से नीचे गिरेगा। तो जब बॉडी एकदम ऊपर में था, एकदम हाइट में था, अगर हाइट में बॉडी रहता है तो इसमें कौन सा एनर्जी आता है? पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे, पर यहाँ पर सिर्फ मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखी हूँ। तो जब बॉडी मैक्सिमम हाइट में होता है ना, तो उसके पास रहता है पोटेंशियल एनर्जी। फिर जब बॉडी फॉल करता है नीचे की तरफ, जब बॉडी आएगा, मोशन में आएगा, तो उसके पास एनर्जी कौन सा होगा ज़्यादा? काइनेटिक एनर्जी। मतलब जब बॉडी मोशन में होता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है, लेकिन जब बॉडी एकदम हाइट में होता है तो उसके पास होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर गिर रहा था, तो ये पोटेंशियल एनर्जी बदल गया काइनेटिक एनर्जी में, वेस्ट नहीं हुआ है, वो काइनेटिक एनर्जी में बदल गया। वो एक फॉर्म दूसरा फॉर्म में बदल जाता है। और कोई भी पॉइंट में सोच लो, बॉडी यहाँ था, फिर बॉडी यहाँ आएगा, फिर बॉडी यहाँ आएगा, या बीच में जहाँ भी था, आप लोग कोई भी पॉइंट में अगर वो बॉडी का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज यहाँ पर 2 एनर्जी इन्वॉल्व है, कहीं पर भी ये दोनों को प्लस करके इनका आंसर निकालोगे कोई भी पॉइंट में जर्नी का, तो आंसर कांस्टेंट आएगा, सेम आएगा। आंसर में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग वैसे बोल सकते हैं द टोटल सम ऑफ एनर्जी। यहाँ पर कौन कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, KE में लिखी हूँ। हर एक पॉइंट में, मोशन का हर एक पॉइंट में, जब मैं सम दोनों को जब मैं प्लस करूंगी तो आंसर कांस्टेंट आएगा, बिल्कुल भी बदलेगा नहीं। नेक्स्ट इसका जो एग्जाम्पल है वो है रोलर कोस्टर का, ठीक है। अब रोलर कोस्टर तो आप लोगों को पता है ना, इस टाइप से होता है, ठीक है। एक्शन वर्ल्ड में जाऊंगा मैं, एक ऐड आता था बचपन में हम लोगों के, तो उसमें रहता था, ठीक है। आप लोग देखे होंगे अम्यूजमेंट पार्क्स जो होता है, थीम पार्क्स जो होता है, वहाँ पर ये सब बहुत सारे राइड्स होते हैं। तो ये जो रोलर कोस्टर है, इसका भी बात हम लोग देख लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। तो सोच लो ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये इस टाइप से वो राइड का दिया है, वो उसका पाथ दिया है उस टाइप से। तो सोच लो ये ग्राउंड दिया है, जमीन है, और ये जो स्कूटर है ना, सॉरी, ये जो कार है जहाँ पर लोग बैठे हैं, ये एकदम ऊंचाई में है, ठीक है, सबसे ऊपर वाला हाइट में। तो मैं हाइट को ऐसे लिख दी हूँ कि ये h हाइट के डिस्टेंस में है, ठीक है, h हाइट में, जमीन से h हाइट में ये बॉडी या फिर ये कार लोकेटेड है या प्रेजेंट है, ठीक है, इस टाइम पे। तो इसका तो जर्नी थोड़ा इस टाइप से रहता है, इसका जो पाथ है वो ऊपर ऊपर नीचे फिर ऐसे मुड़ उड़ जाता है। तो जब ये कार, इसमें जो बैठे हुए लोग हैं, जब ये एकदम ऊपर वाले पॉइंट में, एकदम हाईएस्ट पोजीशन में होगा, एकदम मतलब टॉप ऑफ द कोस्टर में जब होगा, एकदम ऊंचाई में, तो उसके पास, बिकॉज वो एकदम ऊपर में है, हाइट में है, तो कौन सा एनर्जी होगा? पोटेंशियल एनर्जी। और वो सबसे ज़्यादा होगा इस समय, क्यों? क्योंकि वो बहुत ऊंचा है, बहुत हाइट में प्रेजेंट है, इसीलिए उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। और जब ये बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, और जब वो नीचे में होगा, ठीक है, बॉटम ऑफ द कोस्टर में होगा, तो यहाँ से तो वो स्पीड से निकलेगा, तो जब वो नीचे में होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगा, वो भी मैक्सिमम। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है, क्योंकि इसका पाथ ही वैसा है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो जब वो ऊपर जाएगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आता जाएगा, जब वो नीचे आएगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आता जाएगा। तो यहाँ पर ना ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये लोग बस एक दूसरे में बदलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा होगा। तो उसका पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, वो लोग एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, मीन्स इनका फॉर्म खाली बदलता रहता है। तो यहाँ पर भी हर एक पॉइंट में, मतलब आप लोग कोई भी पॉइंट को कंसिडर कर लो, यहाँ पर कर लो, ये पॉइंट कर लो, ये पॉइंट कंसिडर कर लो, ये पॉइंट कंसिडर कर लो, हर एक पॉइंट में अगर हम लोग प्लस करके देखेंगे दोनों का वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी का एंड पोटेंशियल एनर्जी का, अगर प्लस करके देखेंगे तो जो सम टोटल आएगा हर एक पॉइंट में ड्यूरिंग द जर्नी, वो कांस्टेंट आएगा, वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, उसका आंसर हर जगह सेम ही आएगा। अगर कहीं पर 4 जूल आएगा, मतलब यहाँ 4 जूल, तो यहाँ भी 4 जूल, यहाँ भी 4 जूल, यहाँ भी 4 जूल, ऐसे ही आएगा, आंसर कहीं पर भी नहीं बदलता है। तो वो शो कर रहा है कि यहाँ पर एनर्जी कंजर्व हुआ है, यहाँ एनर्जी कंजर्व हुआ है। इसलिए हम लोग बोलते हैं द सम टोटल ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल द काइंड्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो बच्चों, ये हो गया आप लोगों का एनर्जी चैप्टर भी। जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रखी थी कि मैं मोशन के बाद एनर्जी का वीडियो कंप्लीट कर दूंगी। देखो यहाँ पर हम लोग अभी कंप्लीट कर दिए हैं
नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, तो उसका आप लोग वेट करो। तब तक आप लोग पूरा क्लियर कर लो ये चैप्टर को पढ़ के समझ के एकदम, ताकि आप लोगों का जब भी टेस्ट होगा तो आप लोग अच्छे से सब क्वेश्चंस को आप लोग अटेंड कर सकें। अगर बच्चों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ आप लोग शेयर कर सकते हो, वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर से कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने सब न्यू फ्रेंड्स को, और आप लोग खुद भी अगर सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।